हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से रिलेटेड। ओके, गॉस प्रमेय आपने पिछली वाली क्लास में पढ़ी थी और आज हम लोग उसका अनुप्रयोग देखने वाले हैं जो कि सबसे पहला अनुप्रयोग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये अनुप्रयोग है हमारा, किसी भी आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। गॉस प्रमेय की सहायता से हम इस व्यंजक को प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं और हम इस डेरिवेशन को कैसे समझ पाएंगे, ये पूरी की पूरी चर्चा आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, तो किसी भी मायने में आप इसे स्किप नहीं कर सकते। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप यहां पर इंटरमीडिएट की फिजिक्स और मैथ बहुत ही सरल ढंग से पढ़ते हैं। एक बार पढ़ के देखिए, उसके बाद में आप बताइएगा कि हाँ आपको यहाँ पर समझ में आता है या नहीं आता है। तो चलो हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए, इस डेरिवेशन का मतलब है कि परिमित लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम गॉस प्रमेय की सहायता से हल करने वाले हैं। हम इसको कैसे करेंगे, इसको करने से पहले एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए जिसे हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व या फिर आवेश का रेखीय घनत्व। ओके, ये क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूं और इसके बाद में हम अपने इस डेरिवेशन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। अब बच्चा मान लीजिए कि कोई वायर है जिसकी लंबाई, मैं एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का प्रयास करूंगा और उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, मान लिया कोई वायर है जिसकी लंबाई है 5 मीटर। ओके, एक वायर है जिसकी लंबाई है 5 मीटर और इसको हमने 20 कूलाम आवेश दिया है। कितना आवेश दिया है? 20 कूलाम आवेश दिया है। याद रखिएगा, जब किसी तार को आवेश दिया जाता है तो वह किसी एक स्थान पर ना रह करके उस पूरे तार की पूरी लंबाई पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, तो एक 5 मीटर लंबा तार है और हमने इसको 20 कूलाम आवेश दिया, 20 कूलाम आवेश दिया। तो अब आपको यह बताना है कि इसकी एक लंबाई पर या फिर 1 मीटर की लंबाई पर कितना आवेश होगा। आप लॉजिक से बता सकते हैं, यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं और बता सकते हैं भैया 5 मीटर की लंबाई पर 20 कूलाम, तो 1 मीटर की लंबाई पर कितना रहा होगा? 4 कूलाम। सिंपल सी बात है, 1 मीटर की लंबाई पर 4 कूलाम, 2 मीटर की लंबाई पर 8 कूलाम, 3 मीटर की लंबाई पर 12 कूलाम, 4 मीटर की लंबाई पर 16 कूलाम और 5 मीटर की लंबाई पर 20 कूलाम। मतलब है अगर 5 मीटर की लंबाई पर 20 कूलाम आवेश है तो 1 मीटर की लंबाई पर 4 कूलाम आवेश होगा। सिंपल सी बात है। तो 1 मीटर लंबाई पर जितना आवेश है जो 4 कूलाम है, तो हम इसी 4 कूलाम को ही हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। बच्चा याद रखिए, 1 मीटर की लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित होता है उस आवेश की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। ओके, एकांक, अब 1 मीटर नहीं बोलेंगे हम लोग, अब बोलेंगे एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई पर, तो किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। और इसे बच्चा किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा से व्यक्त करते हैं। लैम्डा का अगर आपसे पूछा जाए फार्मूला क्या होगा, तो भैया लैम्डा का फार्मूला आप अपने अनुसार बता सकते हैं। लैम्डा का फार्मूला क्या होगा, तो मैंने बताया यहाँ पर लंबाई कितनी 5 मीटर और यहाँ पर आवेश कितना हमने दिया, क्यू कितना दिया 20 कूलाम। अगर 20 कूलाम आवेश है, लंबाई है 5 मीटर, तो आप बताइए 1 मीटर की लंबाई पर कितना आवेश है? रेखीय आवेश घनत्व कितना है? बोलेंगे 4 कूलाम प्रति मीटर। तो 4 कूलाम प्रति मीटर जो आपके पास है यही तो रेखीय आवेश घनत्व है जिसे हम लैम्डा बोल रहे हैं। तो लैम्डा हमने कैसे निकाला? ये 4 कूलाम कैसे निकाला? 20 कूलाम को मैंने 5 से भाग दिया था, यही तो किया था। मतलब रेखीय आवेश घनत्व निकालना है तो आवेश को आप लंबाई से भाग दे दीजिएगा, आपके पास रेखीय आवेश घनत्व आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान एल का मतलब है कि क्यू आवेश जितना है, आवेश को अगर हम उस तार की लंबाई से भाग दे दें तो हमारा वो रेखीय आवेश घनत्व निकल आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत ईजी बात है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान एल, या फिर हम अगर बोले तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल इंटू लैम्डा। ओके,
Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू लेमडा। बच्चा ये बात याद रखिएगा, आगे मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूं। ओके, तो चलो आज के डेरिवेशन पर हम लोग चलते हैं। इस डेरिवेशन को देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास के लिए, मतलब क्लास 12th की फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 1000 बार पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। ओके, तो चलो हम देखते हैं आखिर एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग बोलते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। और अब हम लोग चलते हैं इस डेरिवेशन की तरफ। तो हमने ये क्या बताया, डेरिवेशन में क्या है, परिमित लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात यहाँ पर की गई है। तो भैया आप मान लेते हैं कि परिमित लंबाई का एक कोई तार है और हमने ये तार ऐसे मान लिया कि ये एक वायर है, ये एक वायर है जो परिमित लंबाई का है, मान लिया इसकी लंबाई L है। ओके, एक वायर है जिसकी लंबाई L है और इसको हम एक समान रूप से आवेशित करना है हमें। तो परिमित लंबाई का हमने वायर ले लिया, एक समान रूप से आवेशित तारा भी बनाना है। तो अब हम इसको आवेश देंगे, मान लिया हम इसको Q आवेश देते हैं, और जब हमें इसे Q आवेश देते हैं तो ये Q आवेश इसकी संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, मैंने अभी बताया है जैसे, ठीक है। तो इस तरह से वितरित हो जाएगा। मान लिया इसका रेखीय आवेश घनत्व जो होगा वो लैम्डा होगा, मान लिया कि रेखीय आवेश घनत्व जो होगा इसका लैम्डा होगा, ठीक है। अब तार के निकट एक बिंदु लेना है और वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है आपको। यहां पर तार के निकट एक बिंदु है, कितनी दूरी पर है, तो मान लिया r दूरी पर, एक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बताना है। ओके, अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर बताना है, वो भी किसके प्रयोग द्वारा, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है, अर्थात गॉस प्रमेय का इस्तेमाल करना है। बच्चा गॉस प्रमेय का इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब कोई बंद पृष्ठ हो, क्योंकि गॉस प्रमेय लागू ही होती है बंद पृष्ठ में, ठीक है। अगर बंद पृष्ठ नहीं है तो गॉस प्रमेय लागू नहीं होगी। अब आप देख रहे होंगे बिंदु P पर कोई बंद पृष्ठ तो है नहीं, और जब बंद पृष्ठ नहीं है तो हम इसे लागू नहीं कर सकते गॉस प्रमेय को। तो हमें क्या करना होगा, इसलिए हमें क्या करना होगा, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होगी जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहां पर बंद पृष्ठ कैसे कल्पना किया जा सकता है मैं आपको बताता हूं। R त्रिज्या और जितनी इसकी लंबाई है L लंबाई के एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की, बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे हम। कल्पना मात्र होगी, दिमाग में कल्पना, एक वायर है जिसमें तार, जिसमें आवेश है, ठीक है, आवेशित तार है, इसके यहां पर इस दूरी पर एक बिंदु P है, यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अगर वैद्युत क्षेत्र यहां पर ज्ञात करना है तो एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे, R त्रिज्या और L लंबाई के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जिसके चारों ओर ऐसे बेलनाकार पृष्ठ हम मान लेंगे, कल्पना मात्र मानेंगे, ठीक है। तो आप कल्पना कर पा रहे होंगे, मैं यहां पर आपको ऐसे समझाता हूं। ये R त्रिज्या है, अब हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ध्यान से देखिए, इधर R त्रिज्या है तो इधर भी R हमको दूरी लेनी होगी, और R दूरी से एक ऐसे बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ध्यान से देखिए, इस तरह से हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ओके, तो ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, शायद ये कुछ बड़ा हो गया क्या, अरे मान लो यार, समझ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझदार हो और समझ लोगे, ठीक। ये हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो ये एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, मतलब एक वायर है, सीधा 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 बिंदु P यहां पर था, इसके चारों एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, ठीक है। तो ये R, इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, R है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हमें शुरू कहां से करना है डेरिवेशन को, ये समझना है। हम क्या करते हैं, हमने बताया फिजिक्स का रूल है, सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, फिर पूरे के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। किसका, इंटीग्रेशन। छोटे से पृष्ठ के लिए हम सबसे पहले फ्लक्स निकालेंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे, फ्लक्स से, वैद्युत फ्लक्स। और छोटे से पृष्ठ के लिए जब फ्लक्स निकालेंगे तो पूरे पृष्ठ के लिए फ्लक्स जब निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ले लेंगे। ये मैंने पिछली वाली क्लास में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखी पिछली क्लास तो जरूर देखिएगा। गॉस प्रमेय अगर नहीं देखिए तो बच्चा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। आप गॉस थ्योरम का वीडियो पिछली वाली क्लास, मतलब जो हमने पढ़ाई थी, उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है लिंक, आप आसानी से उसे देख सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो जरूर देखिएगा, डेफिनेटली, ठीक है। यहां पर देखिए, R त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हमने कल्पना की है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ में कितने पृष्ठ हैं, ध्यान से देखिए। एक बेलन जो होता है, बेलन मान लिया इस मार्कर टाइप में होता है, ठीक है। यहां पर एक तो ये पृष्ठ होता है जिसे हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं, इस पृष्ठ को क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ।
ये समतल पृष्ठ है, ये समतल पृष्ठ है, दो समतल पृष्ठ एक वक्र पृष्ठ, दो समतल पृष्ठ एक वक्र पृष्ठ, यही तो है ना। अब ध्यान से देखिए, एक बिंदु हम वक्र पृष्ठ पर लेंगे, एक बिंदु इस समतल पृष्ठ पर लेंगे, एक बिंदु इस समतल पृष्ठ पर लेंगे और इन सभी तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे छोटे पृष्ठों द्वारा निकालेंगे। बिंदु P यहां पर लिया और बिंदु P कहां पर है, इस पृष्ठ के बेलन के वक्र पृष्ठ पर उपस्थित है। बिंदु P कहां पर है, इस बेलन के वक्र पृष्ठ पर उपस्थित है और बिंदु P पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA ले लिया है, जिसका डायरेक्शन देख रहे हैं आप इस तरह से। भैया बेलन ये है, यहां पर अगर पृष्ठ लेंगे इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, अगर यहां पर पृष्ठ लेंगे तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, तो यहां पर हमने पृष्ठ लिया तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, क्षेत्रफल अवयव का डायरेक्शन ये है। अब आप बताइए, प्लस का आवेश यहां पर रखा है तार पे, तो प्लस आवेश अपना वैद्युत क्षेत्र बनाएगा और वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस का आवेश जो होता है वैद्युत क्षेत्र अपने बाहर की ओर बनाता है, यहां पर इस दिशा में, यहां पर इस दिशा में, यहां पर इस दिशा में, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब अगर यहां पर आवेश है तो ये वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में बनाएगा, इसी डायरेक्शन में बनाएगा जिस दिशा में क्षेत्रफल है dA है कि नहीं है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है और अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, E और dA दोनों की दिशाएं अगर सेम हैं तो इनके बीच का कोण क्या हुआ, थीटा की अगर बात करें तो 0 होगा। भैया जब दोनों एक ही दिशा में है तो उनके बीच का कोण क्या है, 0 है। अब हम अगर बात करें इस यहां पर अगर हम कोई पृष्ठ ले लें, मान ले लिया P, यहां पर एक बिंदु ले लिया Q और Q के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव ले लिया dA। dA का डायरेक्शन क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, यहां पर जो हमने पृष्ठ माना, यहां पर पृष्ठ माना, उसका डायरेक्शन तो ये हो गया। अगर हम यहां समतल पृष्ठ पर कोई बिंदु मानेंगे तो यहां पर क्षेत्रफल लेंगे, उसका डायरेक्शन ऊपर होगा। नीचे वाला अगर पृष्ठ लेंगे उसका डायरेक्शन नीचे की ओर होगा। तो यहां पर अगर पृष्ठ लिया उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन dA का डायरेक्शन हो गया ये। ठीक है, और आवेश यहां पर, भैया आवेश यहां पर है तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन तो यही होगा, वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ये, आवेश से बाहर की ओर। ओके, यहां पर आप E और dA के बीच का कोण देख पा रहे होंगे 90 डिग्री है। इसी प्रकार अगर हम यहां पर कोई बिंदु ले लें, इस बिंदु का नाम PQ अगर R दे दें, चलो ठीक है, R के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA ले लें तो इसका डायरेक्शन नीचे की ओर होगा dA का। लेकिन भैया आवेश तो यही है, आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र तो इसी डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहां पर थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये आपको समझ में आ गया। बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं, तीनों पृष्ठों पर हमने छोटा छोटा क्षेत्रफल ले लिया। ओके, और छोटे छोटे क्षेत्रफल द्वारा पहले फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद में संपूर्ण पृष्ठ द्वारा निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन की स्टार्टिंग कहां से करते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब छोटे छोटे क्षेत्रफलों dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ये छोटा सा क्षेत्रफल ये, छोटा सा क्षेत्रफल ये, और इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे छोटे छोटे क्षेत्रफलों, ओके, क्षेत्रफलों द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। भैया क्या होगा बताइए आप। अगर हम बात करें फाई ई, फाई डी फाई ई होगा, छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है तो डी फाई ई। ओके, डी फाई ई, डी फाई ई क्यों, क्योंकि छोटे के लिए डी का इस्तेमाल करते हैं, मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था। ठीक है, डी फाई ई बराबर में क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटे छोटे पृष्ठों की बात कर रहा है ये। ठीक है, अच्छा अगर आप एक एक पृष्ठ का अलग अलग निकालना चाहते हो तो आप अलग अलग निकाल सकते हैं, मैं भी निकाल दूं क्या, चलो मैं अलग अलग ही निकाल देता हूं। ओके, चलो करके दिखा देता हूं अच्छे से विस्तार से। मान लिया बिंदु P के चारों ओर जो क्षेत्रफल अवयव dA है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो लिख देंगे बिंदु P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। भैया वैद्युत फ्लक्स क्या होगा,
तो सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स छोटा सा है तो d फाई ई लिखेंगे, और d फाई ई क्यों बिंदु P पर है तो d फाई P लिख देते हैं, Q वाले को d फाई Q लिख देंगे और R वाले को d फाई R लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। d फाई P इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला होता है फ्लक्स का, फाई इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, डी फाई ई इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, तो डी फाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ई तो है डॉट वेक्टर डी ए है। बच्चा आपने सीखा होगा कि जब वेक्टर हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है, क्या आता है, कॉस थीटा। सो डी फाई पी इक्वल टू क्या आएगा, ई डी ए, वेक्टर हटाया ई इंटू डी ए और कॉस थीटा आएगा, और यहां पर थीटा कितना है, 0, तो कॉस 0 आएगा। तो ये डी फाई पी इक्वल टू ई इंटू डी ए, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है इसलिए उसको छोड़ दिया, ठीक है। कॉस 0 का वैल्यू 1 तो 1 का मल्टीप्लाई ई डी ए रहेगा, ठीक है, बात क्लियर है। अब क्यू की बात करें अगर इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बिंदु क्यू की बात करें तो डी फाई क्यू निकालना पड़ेगा, डी फाई क्यू, डी फाई क्यू क्या होगा, फार्मूला तो वही है, वेक्टर ई इन डॉट वेक्टर डी ए। भैया वेक्टर हटाओगे तो क्या आएगा, हमें मालूम है कॉस थीटा, तो ई डी ए कॉस, यहां पर थीटा क्या है, 90। अब भाई आप बताओ, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है और 0 का मल्टीप्लाई ई इंटू डी ए के साथ करोगे तो पूरा 0, ठीक है, 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो डी फाई क्यू बराबर में क्या होगा, 0, ठीक है। डी फाई क्यू 0 मतलब इस पृष्ठ से कोई फ्लक्स गुजर नहीं रहा होगा। अगर हम डी फाई आर की बात करें, डी फाई आर तो क्या हो जाएगा, वो भी यही होगा, ई डॉट डी ए, फार्मूला तो वही है, बस एंगल बदल चुका है, तो ई डी ए कॉस 90 भैया यहां पर भी है, ठीक है। सो डी फाई आर बराबर में यहां भी 0, यहां भी 0, केवल फ्लक्स यहां पर मिल रहा है, मतलब इसके वक्र पृष्ठ से तो फ्लक्स गुजर रहा है, इस पृष्ठ से तो फ्लक्स गुजर रहा है, इस पृष्ठ से और इस पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स गुजर नहीं रहा है, ये समीकरण बता रहे हैं आराम से, ठीक है। अब अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ से, इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे, तो निकालते हैं, तो लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ओके। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, जब संपूर्ण की बात करते हैं तो भैया अब हम डी नहीं इस्तेमाल करेंगे, केवल फाई ई, अब डी नहीं, डी तो छोटे के लिए, अब डी फाई ई नहीं, केवल फाई ई बराबर क्या होगा, इस संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे सबसे पहले, किसकी, डी फाई पी वाले के संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो क्लोज्ड इंटीग्रल ले लेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल डी फाई पी यहां से, मतलब वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, प्लस संपूर्ण समतल पृष्ठ, ऊपरी वाला पृष्ठ, मतलब डी फाई क्यू जो था निकाला था, डी फाई क्यू, और प्लस डी फाई आर, इससे गुजरने वाला पृष्ठ, ठीक है, सबको जोड़ लेंगे। तो भैया फाई ई बराबर में डी फाई पी कितना है, हमें पता है भैया, डी फाई पी हमने निकाला है, ई इंटू डी ए, ठीक है, प्लस डी फाई क्यू कितना है, तो डी फाई क्यू तो आपको पता ही है 0 है, तो ये 0 है और ये भी 0 है, तो इनसे अब कोई हमारा लेना देना रहा नहीं। अब ई तो वैद्युत क्षेत्र को बाहर निकाल दीजिए, तो ये बचेगा ई इंटू में इंटीग्रल डी ए। भैया अब यहां पर समझने वाली बात है, आप लोग यहां पर समझ लेना बस, ठीक है, आगे तो समझ जाओगे, बस यहीं पर समझना है मेन चीज। डी फाई ए का मतलब आप समझ रहे थे, डी ए का मतलब क्या है, छोटा सा पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ है ना डी ए, ये वाले तो 0 हो चुके हैं, ये वाले तो 0 हो चुके हैं, केवल ये पृष्ठ रहा है ये, और ये पृष्ठ कहां पर है, वक्र पृष्ठ पर स्थित है, वक्र पृष्ठ का छोटा सा क्षेत्रफल हमने लिया था डी ए। अगर और इंटीग्रल डी ए का मतलब क्या है, इस छोटे छोटे पृष्ठों का सबका योग,
इंटीग्रल का मतलब योग होता है, तो जितने भी इस पृष्ठ पर छोटे छोटे पृष्ठ बन सकते हैं उन सबका योग, मतलब ये संपूर्ण ये पूरा पृष्ठ हो जाएगा। इस हम वक्र पृष्ठ कह सकते हैं, पूरा वक्र पृष्ठ हो जाएगा। देखो dA का मतलब था वक्र पृष्ठ का छोटा सा पार्ट, इंटीग्रल dA का मतलब है पूरा वक्र पृष्ठ, पूरा वक्र पृष्ठ। और ये इंटीग्रल dA का मतलब अगर पूरा वक्र पृष्ठ है तो आप बताएंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता क्या है। इंटीग्रल dA का मतलब है वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πrh, आपको पता होगा 2πrh बेलन का वक्र पृष्ठ। तो हम अब कह सकते हैं कि भैया इंटीग्रल dA का मतलब है वक्र पृष्ठ और इसका फॉर्मूला 2πrh होता है, लेकिन यहां पर h नहीं, तार की लंबाई को अगर हम l माने तो ये भैया l होगा 2πrl। त्रिज्या तो r थी, लंबाई l थी, तो 2πrl मानेंगे, l ही तो h है, यहां पर जो लंबाई थी वही ऊंचाई कही जाएगी। ठीक है, तो हम जहां पर क्या कर सकते हैं, फाई इक्वल टू ई लिखेंगे, इनटू में इंटीग्रल dA की जगह पर 2πrl लिख देंगे। ये इक्वेशन भैया हम कुछ भी मान लें a, ओके, इक्वेशन a, अरे अलग नाम दे दिया एक, ठीक है, इक्वेशन a ई। अब हमें क्या करना है, अब हमें गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन यहां पर अप्लाई करना है। ठीक है, अब गॉस प्रमेय क्या कहती थी, गॉस प्रमेय के अनुसार भैया क्या है, गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार फाई ई को हम लोग कहते हैं Q अपान एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है गॉस प्रमेय क्या थी, फाई ई इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो जहां पर फाई ई है, गॉस प्रमेय कहती है कि जहां पर फाई ई है वहां पर Q अपान एप्सिलॉन नॉट लिखो, तो हम लिख देते हैं भैया फाई ई की जगह पर क्या लिखेंगे, Q अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर में E इंटू में 2πrl। अब भैया E निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मतलब E निकालना है, 2πrl को अपान में करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए हम जरा इधर आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इधर आते हैं, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, Q अपान एप्सिलॉन नॉट पहले था और अपान में ही आएगा ये 2πrl, तो 2πrl। अब हम अगर इसको अच्छे से लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू Q अपान 2π एप्सिलॉन नॉट, 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू में RL, ऐसे लिखेंगे ना। आपको पता है अभी हमने आपको बताया था, क्लास स्टार्ट होते ही मैंने रेखीय आवेश घनत्व की बात की थी, जिसे हमने लेमडा कहा था, लेमडा इज इक्वल टू Q अपान L। ठीक है, यहां पर अगर हम कहें Q बराबर क्या होगा, तो Q बराबर हो जाएगा L इंटू लेमडा या लेमडा इंटू L, यही तो होगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे अगर इसका रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा है तो Q की जगह पर L इंटू लेमडा लिखने जा रहे हैं हम, यहां पर आपको लिख रहे हैं। ठीक है, E इज इक्वल टू बन जाएगा Q की जगह पर L लेमडा और अपान में क्या है 2π एप्सिलॉन नॉट RL। अब भैया L से L कैंसल आउट हो जाएगा, L से L कैंसल आउट हो जाएगा, तो E बराबर में क्या बचा, लेमडा अपान 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ओके, यही हमारा इक्वेशन निकल के आया है। ये फार्मूला है परिमित लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, या फिर हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू में लेमडा अपान R, या फिर 1 अपान 4π एप्सिलॉन नॉट कर दो तो 2 लेमडा अपान R कर दो। जो भी जैसे भी आपको याद करने का मन है आप वैसे याद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे ख्याल से समझ में तो आया ही होगा। अगर नहीं भी आया है तो भैया एक बार जरूर दोबारा देख लीजिएगा, और ऑलरेडी मैं इस टॉपिक को पहले भी पढ़ा चुका था। ठीक है, तो अगर ये वाला नहीं आया ना समझ में तो पहले वाला देख लो, उसमें मैंने बहुत विस्तार से समझाया था, इसी डेरिवेशन को मैंने बहुत विस्तार से समझाया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक से बिल्कुल पढ़ाया था। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है भैया, शेयर जरूर कर दो, आपके सपोर्ट का आकांक्षी हूं, तो आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही आकर के आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूंगा। ठीक है, तो चलो आप सपोर्ट करते रहिएगा
और अपना प्यार बरसाते रहिएगा। कमेंट जरूर छोड़िएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर के। और हाँ, आप लोग बता दीजिए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं उसी टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।